अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नसीर अब्बासी। आज जब पूरी कौम अपने प्यारों के साथ ईद की खुशियां मना रही है और हम मौजूद हैं पाकिस्तान आर्मी के उन ऑफिसर और जवानों के साथ जो अब भी मादरे वतन की हिफाजत के लिए लीपा के सबसे मुश्किल तरीन सेक्टर पर मौजूद हैं। हम दिखाने जा रहे हैं आज कि ये जो जवान हैं अपनी फैमिलियों से दूर ईद किस तरीके से मना रहे हैं, ईद के दिन इनकी एक्टिविटीज़ क्या होती हैं, और इसके अलावा हम आपको लेके चलेंगे कुछ हार्ड पोस्ट के ऊपर भी और बताएंगे वहाँ की भी सूरत हाल, क्योंकि यही वो जवान है कि जब हम सुकून के नींद सो रहे होते हैं तो ये सीसा प्लाई दीवार बुन के दुश्मन की पिकेट्स के आगे यानी उनकी पोस्ट के आगे खड़े होते हैं। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। समिअ अल्लाहु लिमन हमीदह, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। पाकिस्तान की हिफाजत फरमा, या अल्लाह इस मुल्क की सरहदात की हिफाजत फरमा, या अल्लाह अंदरूनी बैरूनी शुरूर से इस मुल्क की हिफाजत फरमा। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। जी, इस वक्त में लीपा सेक्टर में ही हैं और ये जो आपको बुलंद व बाला पहाड़ नज़र आ रहे हैं, इनसे भी कहीं गुना बुलंद हैं हौसले पाक फ़ौज के जो जवान हैं उनके, क्योंकि ईद का आज पुरमसरत दिन है और ईद के मौके के ऊपर जो लीपा गार्ड्स के कमांडर हैं ब्रिगेडियर वासिफ साहब, उनसे हम बात करते हैं। जी ब्रिगेडियर साहब, सबसे पहले हमें बताइएगा इस लीपा सेक्टर के बारे में। वासिफ साहब, मैं आपको और आपकी टीम को आज लीपा वैली में वेलकम करता हूँ। लीपा वैली एक बहुत तारीखी वैली है। अगर हम देखते हैं तो इसकी तारीख 300 साल पहले हिंदू खत्री फैमिली थी जिनसे जाकर मिलती है, और अल्हम्दुलिल्लाह उस वक़्त से लेकर चाहे हम 1947 की बात करें, 1948 की जंग, 65 या 71, लीपा वैली की एक तो सबसे खूबसूरत बात यह है कि इधर 100% मुसलमान आबादी है, और हिंदू जब इधर हुकूमत कर रहे थे उस वक़्त से लेकर आज तक ये वो वैली है जिसने हर मौके पर हिंदू के ख़िलाफ़, गासबाना कब्ज़े के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई है, और इसी वजह से बावजूद इसके कि ये तीन तरफ से इंडियन इलीगली ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर की तरफ से घिरी हुई है, लेकिन इसके बावजूद इस वैली के लोगों ने हमेशा फ़ौज के शाना बशाना जंग लड़ी है, और इसी बदौलत आज तक इस पे दुश्मन का कब्ज़ा नहीं होने दिया। और अल्हम्दुलिल्लाह आज भी मैं बड़े फ़ख्र से कह सकता हूँ कि पाक फ़ौज और अवाम शाना बशाना इस इलाके की हिफाजत कर रहे हैं। अच्छा, इसमें कर्नल कियानी साहब का भी नाम जब हम बात करते हैं उसकी कि आज तक कब्जा नहीं होती, उनका भी नाम है, ज़रा वो बताइएगा। कर्नल कियानी शहीद जो थे वो तारीखी मिसाल है जो आज मेरे भी एज अ ब्रिगेड कमांडर हौसले आसमानों तक लेकर जाता है। आपको ये चीज़ भी दिलचस्प बताता चलूँ कि कर्नल हक नवाज़ कियानी शहीद जो हैं वो 1965 की जंग के सितारे जुर्रत थे। उन्होंने 13 किलोमीटर दुश्मन के इलाके में जाकर अंदर उनके ऊपर एम्बुश किया, उनके ऊपर रेड किए और दुश्मन को भारी नुकसान पहुंचाया। उसके बाद 1971 में वो एक्टिव सर्विस से रिटायर हो गए। जब 1971 की जंग शुरू हुई तो कर्नल हक नवाज़ कियानी ने खुद वॉलंटियर करके कि मैं जंग लड़ना चाहता हूं अपने सिपाह के साथ, दोबारा अपनी बटालियन 9 आज़ाद कश्मीर रेजिमेंट की कमांड संभाली। और उनकी मिसाल इसलिए हम अपने वॉर हिस्ट्री में भी पढ़ाते हैं कि वो वाहिद ऑपरेशन है जिसको हम चकपत्रा ऑपरेशन के नाम से जानते हैं, जो कि 4-5 मई 1972 को हुआ।
जिसमें 2-3 बड़ी खसूसी चीज़ें थी। एक तो ये था कि एक्टिव जंग ख़त्म हो गई हुई थी और छोटे छोटे टिट फॉर टैट एक्शंस LOC के उस वक्त उसको सीज़फायर लाइन कहते थे, इसके दोनों तरफ चल रहे थे। लेकिन इससे ज़्यादा खूबसूरत चीज़ ये थी कि इंडियन आर्मी के बटालियन कमांडर जो उनके सामने डिप्लॉयड था, उसने हमारी 2 लोकेशंस के ऊपर ब्लॉकेड लगाया। उसने कहा कि ये वाली लोकेशंस आप खाली करेंगे तब आपकी इन पोस्टों को हम राशन और एमुनिशन पहुंचाने देंगे। कर्नल हक नवाज कियानी ने बगैर किसी से डिस्कस किए खुद उसको इनकार किया, सख्ती से इनकार किया। लोकल मस्जिद में गए, लोगों को बताया कि मैंने सर पे कफन बांध लिया है, अगर आप लोग हमारे साथ हैं तो चकपत्रा रिज का इधर मैं आपको बताता चलूँ कि हम उस वक्त चकपत्रा रिज की बेस पे डिप्लॉयड थे और दुश्मन चोटियों पर था। लेकिन क्योंकि उनके हौसले चोटियों से ज़्यादा बुलंद थे तो उन्होंने फैसला किया कि हम इस रिज को दुश्मन से वापस लेंगे, ना कि हम ब्लॉकेड ख़त्म करेंगे। हम जिस बेस की बुनियाद पर दुश्मन इसके ऊपर कब्जा करके बैठा हुआ है उस बेस को हम क्लियर करेंगे। और अवाम की पुरजोर मदद के साथ और अपने सिपाह की सपोर्ट के साथ एक कंपनी की नफरी ने दुश्मन की 2 कंपनियों की नफरी को चोटियों से पीछे पसपा किया, मजबूर किया पसपा होने पर। और आज अल्हम्दुलिल्लाह चकपत्रा रिज हमारे पास है और जिस जगह पर कर्नल हक नवाज कियानी कमांड कर रहे थे उस रिज के ऊपर उनका आर्टिलरी का गोला उनके ऊपर आके गिरा, वो और बैटरी कमांडर, जबकि कंपनी कमांडर जो हमले की क़यादत कर रहे थे मेजर साबिर शहीद, 3 अफसर और 35 जवान इसमें हमारे शहीद हुए अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन उसके बावजूद जो उन्होंने मकसद अपना बनाया हुआ था वो उसमें कामयाब हुए और आज उनकी याद में उस रिज को कियानी रिज कहा जाता है। कि जैसे कि आपने कहा थी कि हौसले बुलंद है, ज़ाहिर है हौसले जवानों के बुलंद हैं। और आपका ये जो सेक्टर है ख़ास करके जो लीपा गार्ड्स का, इसके बारे में बताइएगा कितने रकबे के ऊपर है और इंडियन फोर्सेस से कौन कौन से इलाके दूसरी साइड पर ऑक्युपाइड इंडिया की तरफ अटैच हो रहे हैं? इसमें मैं ज़्यादा बेहतर समझूंगा कि आपको इलाके की जोग्राफियाई सूरत हाल समझाता चलूँ। लीपा वैली का अगर आप डायमेंशंस के बारे में बात करें तो ये 22 किलोमीटर चौड़ाई और 11 किलोमीटर गहराई की एक वैली है, जिसमें पीछे की तरफ अल्लाह ताला की तरफ से कुदरती तौर पे एक रिज लाइन है जो काफ़ी हाइट की है, 10 से 12 हज़ार की हाइट पे उस पर चोटियाँ हैं, काफिर खान रेंज उसको कहते हैं, और सामने दुश्मन की तरफ शमशाबारी रेंज है, इसके बीच में लीपा वैली है। उसमें सबसे ज़्यादा हमारे लिए चैलेंज ये होता है ख़ास करके हमारी फ़ौज के लिए कि ज़ाहिर है वो तो करते हैं हमारी आबादीज़ के ऊपर, लेकिन उनके थ्रू आउट LOC के ऊपर मुसलमानों की आबादी है, तो आपको टारगेटेड ऑपरेशन करने होंगे। ज़ाहिर है कि आप डायरेक्टली उनकी मुस्लिम आबादी के ऊपर निशाना नहीं बनते। तो अब्बासी साहब आपने बहुत खूबसूरत सवाल किया है। हमारे लिए दोनों तरफ सबसे बड़ा मसला यही है, हमने अपनी आवाम को उनके फायर से बचाना है और उनकी आवाम को भी बचाना है, क्योंकि वो भी हमारे मुसलमान हैं। जो उनके कमांडर्स हैं उनके लिए ये मसला नहीं है, ना उनको अपनी आवाम की फ़िक्र होती है ना इस तरफ की आवाम की फ़िक्र होती है, तो वो खुद खुल के फायर करते हैं। लेकिन इस मौके पर हमारे जो आर्टिलरी के मायनात सपूत हैं जो प्रेसिजन फायर के ऊपर जाते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह हर सिचुएशन में हमारे लोगों ने यही कोशिश की है कि किसी किस्म का कोलेटरल डैमेज क्रॉस ना हो। इसीलिए जिस तरह मैंने आपको एक पोस्ट की एग्जांपल दी, मैं आपको हज़ारों एग्जांपल दे सकता हूँ जहाँ पे फायर भी किया गया, लेकिन हमारी जो आवाम LOC के अक्रॉस बैठी हुई है उसको हमने नुकसान नहीं होने दिया। ईद पर आते हैं सर, जवानों की एक्टिविटीज़ क्या होती हैं आपकी, कितने मौजूद होते हैं और क्या कुछ एक्टिविटीज़ आपका जो ब्रिगेड है वो उनको प्रोवाइड करता है आपका? इस हिसाब से वासी साहब हमारी कमांड लेवल पे हायरार्की के बड़े क्लियर इंस्ट्रक्शंस होते हैं। एक तो हम अपने असूल रखा हुआ है कि तमाम कमांडर्स अपने सिपाह के साथ ईद गुजारते हैं। हमारे भी बच्चे हैं, हमारी भी फैमिलीज़ हैं, लेकिन हमारा मेन फैमिली हमारे जवान हैं। तो हमारी कोशिश ये होती है कि हर जवान से ईद पे मिलें। हमारे जवान की रूटीन की अगर आप बात करें तो जहाँ वो 24 घंटे मुस्तैद रहता है, दुश्मन पे नज़र रखता है, हर उसकी नापाक अज़ाइम को खाक में मिलाने की कोशिश में रहता है, उसके बावजूद हम उनको खुशी का टाइम भी देते हैं। ईद के दिन, ईद की नमाज के बाद उनके लिए मुख्तलिफ खेलों का इंतज़ाम किया जाता है। इसके साथ क्योंकि अवाम के साथ लीपा वैली में रिश्ता बहुत क्लोज है, तो इस दफ़ा की भी आपको मिसाल दूं कि इंशाल्लाह ईद के तीसरे दिन यानी परसों इंशाल्लाह हमने ईद मेले का इंतज़ाम किया हुआ है, जिस पे हमने ख्वाहिश हमारी ये होती है कि जो फैसिलिटीज़ हमारे बच्चे लाहौर, कराची और बड़े शहरों में इंजॉय कर रहे हैं वही फैसिलिटी इधर वैली में भी बच्चों को दें। जो आपके जवान हैं, ज़रा एक सिपाही हो गया, हवलदार हो गया, नायब सूबेदार हो गया, उनकी फैमिलीज़ को क्या मैसेज देंगे आप? उनकी फैमिलीज़ को यही मैसेज देंगे कि आप लोगों को दुनियावी लिहाज से लगता होगा कि आपके जो वालिद हैं, आपके भाई हैं, ये आपसे दूर हैं,
लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि जो वो जिहाद कर रहे हैं, अल्लाह ने भी इसका वादा किया हुआ है कि इस जो दूरी है इसको आखिरत के लिए, आपके लिए वो इंशाअल्लाह ताला कामयाबी और जन्नत कंफर्म करा रहे हैं। और आप पूरे कौम को क्या मैसेज देंगे ईद के इस पुरमसरत मौके के ऊपर? मैं कौम को ये पैगाम देना चाहूँगा कि ये सोशल मीडिया नेटवर्क्स और इन चीज़ों को फॉलो नहीं करें। पाक फ़ौज के हौसले जो हैं पहले अगर किसी छोटी चोटी तक थे तो अब अल्हम्दुलिल्लाह हिमालय और K2 के लेवल पे जा चुके हैं, क्योंकि हम हर वक्त दुश्मन को अपने रीड कर रहे होते हैं और हम देख चुके हैं कि दुश्मन ने बहुत कोशिश की है कि अवाम और फ़ौज के दरमियान फासले बढ़ाए जाएँ। अल्हम्दुलिल्लाह मैं फ़ख्र से कह सकता हूँ, क्योंकि मैं 24 घंटे अपने लोगों के साथ मिलता हूँ वैली में भी अल्हम्दुलिल्लाह, और अपने जवानों को भी देखता हूँ, उनकी ट्रेनिंग को भी फोकस करता हूँ। इस वक्त पाक फ़ौज के हौसले पहले से भी 10 गुना बुलंद हैं और इंशाअल्लाह जिस दिन वो मौका आएगा कि दुश्मन हमारे हौसलों को, हमारी काबिलियत को, हमारी ट्रेनिंग को टेस्ट करने की कोशिश करेगा, तो पहले जितनी उसको मुंह की खानी पड़ी हैं उससे ज़्यादा इस दफ़ा उसको शिकस्त होगी और जितनी बड़ी ताकत वो अपने आप को समझता है वो तमाम उसके अज़ाइम खाक में मिलेंगे इंशाअल्लाह ताला। और आखिर में मैं अपनी अवाम को ये कहूँगा, जो एक बड़ा मशहूर मक़ौला भी है, स्लीप टाइट वी आर अवेक, तो इंशाअल्लाह ताला पाक फ़ौज अपने हौसले, अपनी ट्रेनिंग, अपनी काबिलियत और दुश्मन के ऊपर जो हमने बारीकी से नज़र रखी हुई है, हर तरह के दुश्मन की महम जोई के लिए तैयार हैं। और इंशाअल्लाह जब वो मौका आएगा तो अल्लाह ताला की मदद के साथ और अपनी आवाम की सपोर्ट के साथ हम इंशाअल्लाह ताला और तारीखें रकम करें। जी, जब हम सुकून की नींद सो रहे होते हैं तो आम जो जवान है हमारी अफवाज का, वो अपनी रूटीन की लाइफ और पिकेट्स के ऊपर ज़िंदगी किस तरीके से बसर कर रहा होता है और हिफाजत कर रहा होता है LOC का, वो जानने के लिए आप मेरे साथ रहें। जी, नमाज ईद के बाद यहाँ पर जो जवान होते हैं पाक आर्मी के, कुछ अपनी पोस्ट के ऊपर चले जाते हैं, कुछ रहते हैं, उनके लिए बड़े खाने का इनकाद किया जाता है और जो CO होते हैं, कमांड ऑफिसर होते हैं यूनिट के, उनकी मौजूदगी में जवानों के साथ खाना सर्व किया जाता है ईद का। और इसके बारे में पूछें, करना साहब हमारे साथ हैं, वैसा बताइएगा ज़रा कि क्या SOPs हैं मसलन ईद की? जैसे कि आम सिविलियन में तो सिविलियन को भी छुट्टी होती है, जैसे आप शहरों में ही देखेंगे बड़े से बड़ा ऑफिस भी होगा, ईद के दिन क्लोज होगा, लेकिन वाहिद LOC में या जहाँ जहाँ कहीं भी आर्मी के ये दस्ते हमारे होते हैं, अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे होते हैं, उनकी ईद वाले दिन भी कोई छुट्टी नहीं होती। यानी ये सर्व कर रहे होते हैं वैसे ही जैसे आम दिनों में सर्व कर रहे होते हैं अपनी मुख्तलिफ पिकेट्स के ऊपर और पोस्ट के ऊपर। तो ज़रा बताइएगा प्लीज़। पूरी आर्मी में एक ही तरह की रूटीन फॉलो होती है। ईद की नमाज के बाद जो है ईद जो मिलन होती है वो वहीं पे हो जाती है। उसके बाद जो है ना जो COs होते हैं और उनके साथ SM होते हैं, वो मिठाई लेकर मुख्तलिफ पोस्टों पे जो लोकेशंस होती हैं वहाँ पर ईद मिलने के लिए जाते हैं। दरिया सना में दोपहर का करीबन वक्त हो जाता है। जो खाना होता है वो जैसे अभी दोपहर का वक्त है, खाना जो है वो हम लोग सब के सब इकट्ठे खाते हैं और उसको हम बड़ा खाना बोलते हैं। बड़े खाने में जो मकसद ये होता है कि एक फेस्टिविटी है उसको अच्छे तरीके से सेलिब्रेट किया जाए, तो ये उसी मकसद के लिए हम इकट्ठे हो जाते हैं और यहाँ पर हमारी हल्की फुल्की गपशप भी हो जाती है, मुलाकात भी हो जाती है और हम जो उर्फ़ आम में लोगों को महसूस होता है कि ईद के दिन हम कहीं तन्हाई का शिकार हैं, हम उसका कहीं पे भी हमें एहसास नहीं होता। जिस तरह मैंने पहले बात कही थी कि हम क्योंकि सब के सब एक फैमिली हैं, तो एज अ फैमिली हम ये एक जो एक्टिविटी है इसको सेलिब्रेट करते हैं। और ये जवान अभी आपके पास हैं और जो पोस्ट के ऊपर हैं आगे पीछे LOC की तरफ दूसरी, वो वहाँ पर मौजूद हैं? वो मौजूद हैं। जो ड्यूटी पर है वो ड्यूटी कर रहे हैं। उसके अलावा खाने की तरतीब सबकी यही है। ईद वाले दिन भी आर्मी की सादगी देख रहे हैं कि जवानों के लिए सिर्फ पुलाव है और साथ फ्रूट है, और ये तो मैसेज आता है जो सोशल मीडिया के ऊपर 5th वार जनरेशन भी चल रही है कि भाई देखें आके यहाँ पर कि जवानों के लिए ईद के ऊपर भी राशन कैसा है। जो हमारा राशन है हम उसी राशन को उसी स्केल पर ही इस्तेमाल करते हैं।
हाँ, इसको हम थोड़ा सा सेलिब्रेट करते हैं, यानी नॉर्मल जो उस दिन चावल बने होते हैं उसको हम बतौर बिरयानी के तौर पर तैयार कर लेते हैं, जैसे आज बिरयानी जी आज जिस तरह बिरयानी है। उसके साथ जो है ना हम जो बहुत कोई एक्स्ट्रा कर लेते हैं तो सलाद और इस तरह की चीज़ें ऐड कर लेते हैं, दही रायता वगैरह, और उसके साथ हमारी स्वीट अपनी वगैरह हो जाती है। तो चलें आप खाना स्टार्ट करें, मेरे ख्याल में ये इंतजार बिस्मिल्लाह में। करें सबके सब। तो देख लें, ये सादगी है, लेकिन इस सादगी में भी बेशुमार मिठास और प्यार है इन जवानों के लिए। और ऑफिसर भी इनके, मसलन मेजर साहब, कैप्टन साहब और कर्नल साहब यहाँ इनके साथ ही ये ईद के बड़े खाने में यहाँ शरीक हो रहे हैं। यहाँ पर पाक आर्मी के जवान इस वक्त भी पिकेट्स के ऊपर मौजूद हैं। ईद के दिन अभी ईद की इन्होंने नमाज़ पढ़ी है और नमाज के बाद फ़ौरन ये यहाँ पर पहुँचे हैं ताकि अपनी सरहदों की हिफाजत कर सकें और दुश्मन जो है मैली आंख से ना देख सके इस साइड पर। तो हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ पर कैप्टन अली साहब, उनसे बात करेंगे। जी कैप्टन अली, सबसे पहले बताइएगा इस सीरीज के बारे में। जी, ये सबसे पहले तो मैं आपको वेलकम करना चाहता हूँ कि आप हमारे पास इस ईद के मौके पर आए हैं, और मेरी तरफ से सारी कौम को मैं ईद मुबारक कहना चाहता हूँ। आप देख सकते हैं अभी तो धुंध की वजह से आपको नज़र नहीं आ रहा, लेकिन जो शमसा बरी पहाड़ है इंडियन पाक, जी, जो इंडियन जो इंडिया में मौजूद है, जी जी, इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर का जो है, जो काबूज हुई है इंडियन फोर्सेस, यानी उनका कह रहे हैं कि उनकी जो ये रीच है शमसा बरी, वो ये बर्फ़ की चट्टानें नज़र आ रही हैं, यहाँ पर उनकी पिकेट्स भी हैं बिल्कुल इनके अपोजिट। मैं यहाँ पे कंपनी कमांडर हूँ, और अभी आपने देखा है कि सुबह हमने अभी नमाज़ पढ़ी है, और नमाज़ पढ़ने के बाद हम दोबारा से अपने फ़राइज़ के अंजाम। आर यू मैरिड? जी, आई एम मैरिड। तो बात हुई है फैमिली के साथ? जी अल्हम्दुलिल्लाह मेरी फैमिली के साथ बात हुई है। एंड और कितनी ईद आप खुद बाहर बना रहे हैं? ये तकरीबन मेरी कोई बिकॉज आई एम पुटिंग राउंड अबाउट 10 years ऑफ सर्विस, तो ये मेरी कोई 7वीं 8वीं ईद है जो बाहर है। और ये हैं वो पाक आर्मी का जोश और वलवला जिसकी वजह से हम शहरों में सुकून की ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। तो बताइएगा, क्या मैसेज देंगे आप अपनी फैमिली वालों को और पूरी कौम को? मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आई एम दी सेकंड जनरेशन हु इज़ सर्विंग इन पाकिस्तान आर्मी, एंड अल्हम्दुलिल्लाह आई एम वेरी प्राउड ऑफ इट। जी, तो कैप्टन साहब आप अपनी कमांडर हैं यहाँ पर, तो जवानों के मोराल के बारे में बताइएगा ज़रा। हाँ जी, हाउस द मोराल, ये हमारा मोराल है आपके साथ। वाह जी, क्या बात है जी। और हमें भी लग रहा है कि इंशाल्लाह ये जो पहाड़ी चोटियाँ नज़र आ रही हैं, इन चोटियों से भी जो बुलंद मोराल लग रहा है वो इन जवानों का है, और यही LOC के पार मैसेज आ रहा है हमारा। जवान क्या कहना चाहेंगे? फैमिली वालों से बात हुई आपकी? जी बात हुई है सुबह। तो आप ये ज़्यादा याद तो नहीं आ रही आपकी? जी याद तो आती हैं, लेकिन सबसे पहले फ़र्ज़ है, अल्लाह ताला ने मुझे मौका दिया है मैं अपनी पाक सरहदों की हिफाजत करूं, तो याद तो आती है फैमिली की, लेकिन फ़र्ज़ के आगे कुछ भी नहीं है। सबसे पहले मेरा मुल्क है, उसके बाद मेरी फैमिली। मादरे मिन्नत पर जान निशावर करने के लिए तैयार हैं आप? मैं अपने आखिरी खून के कतरे तक अपने मुल्क के लिए लड़ने के लिए तैयार हूँ। थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच। नाम बताइएगा प्लीज़। सूबेदार निज़ामुद्दीन। और आपको ईद मुबारक हमारी तरफ से। जी मेरी तरफ से भी और पाकिस्तान आर्मी की तरफ से भी आपको भी और पूरी पाकिस्तानी कौम को ईद मुबारक। मैं सबसे पहले आपको की आमद को खुश आमदीद कहता हूँ कि आप ईद के इस पुरमसरत मौके पर ईद की खुशियाँ हमारे साथ सेलिब्रेट कर रहे हैं। आपका मैसेज क्या है? अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने मुझे एक मुक़द्दस से फ़रीज़े के लिए चुना है, तो मैं इस पे अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र अदा करता हूँ। और पाकिस्तान आर्मी से हूँ, पाकिस्तान आर्मी जो कि जिसका शुमार दुनिया की बेहतरीन आर्मी से होता है, और हमें अपनी आर्मी के ऊपर फ़ख्र है
और इसके बाद मैं ये कहना चाहूँगा कि इस्लाम की सरहदों की हिफाजत और पाकिस्तान की सरहदों की हिफाजत हमारे ऊपर फ़र्ज़ है और फ़र्ज़ ऐन है। इस फ़र्ज़ के लिए हम अपनी जान के अपने खून की आखिरी कतरा भी इसके ऊपर नछावर करने के लिए तैयार हैं। और आपने कितनी ईदें जो हैं वो फील्ड में गुजारी हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह मेरी 28 ईयर्स सर्विस हो चुकी है पाकिस्तान आर्मी में, तो बहुत कम ईदें जो कि मैंने अपने घर में गुजारी हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मुल्क मेरा घर है, पाकिस्तान आर्मी ही मेरी फैमिली है और इसी के साथ है मेरी ज़िंदगी जो है ना वो वाबस्ता है और बॉर्डर लाइन के साथ वाबस्ता है। शेर कहना चाहूँगा आपकी इजाज़त से, नहीं तेरा नशेमन कसरे सुल्तानी के गुंबद पर, नहीं तेरा नशेमन कसरे सुल्तानी के गुंबद पर, तू शाहीन है परवाज़ कर पहाड़ों की चट्टानों पर। तो शाहीन है परवाज़ कर पहाड़ों की चट्टानों पर। इस वक्त हम यहाँ पर इस खूबसूरत वादी में हैं जिसको वादी लीपा कहते हैं और दिखा रहे हैं आपको कि पाकिस्तान आर्मी के जवान किस तरीके से ईद का पहला दिन मनाते हैं। अभी हम लेके जाएंगे मुख्तलिफ जगहों के ऊपर, कुछ और जवानों से बात भी करवाएंगे। जी कर्नल साहब, आपको भी ईद मुबारक। खैर मुबारक बहुत। तो नमाज के बाद एक तो वहाँ पर ईद मिलते हैं जो जवान होते हैं और उसके बाद मुख्तलिफ पोस्ट के ऊपर आपका आना होता है। जी बिल्कुल ऐसे ही है। उसके बाद हम जो हमारी मुख्तलिफ लोकेशंस हैं उसके ऊपर हम जाते हैं और वहाँ पर ईद मिलते हैं और ईद मिलने के बाद वहाँ पे उनके हाल अहवाल करते हैं। यहाँ अभी इनके लिए आप स्वीट लेके आए? अभी इनके लिए मैं मिठाई लेके आए। जी जी। और अभी आप हमें क्या कुछ दिखाएंगे? आप यहाँ अभी यहाँ से हम आगे चलेंगे, आपको मैं एक टनल हमारी दिखाऊंगा जो कि मैनुअली तैयार की गई थी। 493 फीट उसकी लेंथ है ओवरऑल। तो वो एक मार्वल है इन इटसेल्फ, क्योंकि यहाँ पर ये दुश्मन की तरफ से ऐसी एक्सपोज लोकेशन थी कि फ़ायर बहुत आता था, तो वो जो है ना नज़री और फायर के ख़िलाफ़ दोनों आड़े इसमें प्रोवाइड करती है। तो उसके ऊपर लेके जाएंगे और बाद में ऊपर हम आपको लेके जाएंगे जो हमारा व्यू पॉइंट है। व्यू पॉइंट अच्छा सर, बताइएगा हमें कि कितने ऑफिसर मौजूद होते हैं ईद के ऊपर जवानों के साथ? जैसे आज आपके पास कितने ऑफिसर यहाँ पर हैं और कितनी छुट्टी मिली है? इसकी रेशो वेरी करती है, लेकिन जनरली मैक्सिमम स्ट्रेंथ जो है ना वो रिटेन की जाती है। अच्छा। और क्योंकि जो है ना हम कोशिश करते हैं कि ऑफिसर्स जो है ना वो ईद ट्रुप्स के साथ ही गुजारें। तो जिस तरह अभी आज ईद का दिन है तो मेरे करीबन 3 ऑफिसर्स जो है ना वो ईद की छुट्टी पर हैं। अच्छा, और बाकी यानी जो कंपनी कमांडर हैं वो भी मौजूद हैं? कंपनी कमांडर अपने यूनिट पोस्ट कमांडर भी मौजूद जी, हैं। और जो है ना इसके अलावा जो फॉरवर्ड पोस्ट पे जो लोकेशंस हैं जी जी। उनके ऊपर भी ऑफिसर्स मौजूद हैं। अच्छा, उनके ऊपर भी मौजूद हैं ऑफिसर्स। जी बिल्कुल। अच्छा, तो इसके मसलन सुबह के बाद की और पूरे दिन की जो मुख्तलिफ किस्म की एक्टिविटीज़ होती हैं वो क्या जो यहाँ पर मतलब हार्ड पोस्ट के ऊपर वहाँ पर भी हो रही होती हैं, या आप उसको मरकज़ में यूनिट हेडक्वार्टर में सेलिब्रेट करते हैं? और ये डिपेंड करता है दुश्मन से उसका फासला कितना है। ऐसी पोस्टें जो बिल्कुल दुश्मन के सामने हैं, जिनका डिस्टेंस बहुत कम होता है, तो वहाँ पर इस तरह आप कह लें कि मरकज़ी किस्म की एक्टिविटी नहीं की जा सकती। वहाँ पर वो डिसेंट्रलाइज्ड की जाती है। सेंट्रलाइज्ड एक्टिविटीज़ थोड़ा कंपनी हेडक्वार्टर्स में, जो कि दुश्मन से थोड़े फासले पर हो, और बटालियन हेडक्वार्टर्स में की जाती है। अच्छा कर्नल साहब, बताइएगा सीनिक ब्यूटी तो हमें नज़र आ रही है और बुलंद बाला पहाड़ों के दरमियान हमें एग्रीकल्चर लैंड नज़र आ रही है। इस इलाके के बारे में बताइएगा। ये जो आपको एरिया नज़र आ रहा है सारा का सारा नीचे, इसको अल-मारूफ और अल-मशहूर जो यहाँ की है ये नो कोट टेरेसेस हैं। अच्छा। यहाँ पर बेसिकली जो बेसिक पेशा है जो आवाम का, वो आप ज़राअत से मुंसलिक है। अच्छा। और इसके अंदर जो है ना चावल, गंदम, इसकी फसल लगाई जाती है। ये मशहूर इसलिए है कि जब ये पैडी फील्ड्स पूरी की पूरी अपनी बूम में होती हैं तो ये एक बड़ी खूबसूरत किस्म की शक्ल में सामने आती हैं
और इसकी आपको जो है ना नेक पर भी बहुत सारी पिक्चर्स मिलेंगी। यानी सरसब्ज़ और शादाब सरसब्ज़ होंगे और शादाब पहाड़ों के दरमियान में। बिल्कुल ऐसी है। और सबसे ज्यादा चावल पैदा होता है, सुना है कोई मशहूर चावल है यहाँ का? यहाँ का चावल जो रेड राइस है बेसिकली, वो बहुत अच्छा और बड़ा फ़ायदेमंद है सेहत के लिए। उसके जो पैदावार के जो तरीक़ेकार जिसको जिस तरीके से ये लोग पैदा करते हैं, जिसमें फर्टिलाइज़र जो बनी हुई होती हैं केमिकल्स के साथ, वो इस्तेमाल नहीं करते, नेचुरल फर्टिलाइज़र्स यूज़ करते हैं। तो जो इनका प्रोसीजर है और लैंड की अपनी जो रिचनेस है, उसको जब हम देखते हैं तो वो बहुत अच्छा चावल है यहाँ का। आल्दो वो उस क्वांटिटी में नहीं प्रोड्यूस होता और ना उस क्वांटिटी में यहाँ से बाहर एक्सपोर्ट होता है, इवन स्टेट के अंदर भी, आज़ाद जम्मू कश्मीर में अच्छा या सर, तो पाकिस्तान वो में। आर्मी तो अमन व अमान की सूरत हाल के अलावा सिविल गवर्नमेंट की भी हेल्प करती रहती है, और आपने कहा है जी कि ये बेस्ट चावल है, और सिविल गवर्नमेंट के थ्रू या इन जो काश्तकार हैं उनके लिए क्या आप प्लान कर रहे हैं ताकि ये चावल अगर इतना अच्छा है यहाँ पर, ये एक्सपोर्ट्स क्वालिटी का हो, एक्सपोर्ट में भी तो पाकिस्तान की मार्केट तक तो जाए, ताकि यहाँ लोगों के ज़रिए माश में भी उससे इजाफा हो? इस पर ऑलरेडी हम काम कर रहे हैं एग्री डिपार्टमेंट के साथ। इसके बीच में हमने AJK यूनिवर्सिटी को भी अभी लूप में लिया हुआ है और इसकी प्रॉपर एक स्टडी की जा रही है, जिसके बीच में हम कोशिश कर रहे हैं कि ये चावल जो है, इसकी नशोनुमा और फ्लरिशिंग जो है, उसकी इंडस्ट्री को इम्प्रूव किया जा सके। वो एज अ कम्प्लीट पैकेज एनालाइज किया जा रहा है, जिसके अंदर उसकी पैदाइश से, यानी उसकी बिजाई से लेकर उसकी काश्त तक, और उसके बाद उसकी पैकिंग, पॉलिशिंग और जो है ना उसकी फर्दर ट्रांसपोर्टेशन एक्सपोर्ट के लिए, उसके लिए हम इसको तैयार और कर रहे हैं। काश्तकारों की ट्रेनिंग भी? काश्तकारों की इसमें डेफिनेटली एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट जो है ना, हम अदरवाइज सेमिनार्स करवाते रहते हैं एग्री डिपार्टमेंट के। इनकी मंडे मीटिंग होती है, हर मंडे को होती है, वो हम इनकी ऑर्गेनाइज करवाते रहते हैं। अच्छा करण साहब बताइएगा, अभी तो सीज़ फायर है ना यहाँ पर, तो अमन है और LOC के नज़दीक ये वादियाँ भी हैं, इतने खूबसूरत कॉटेज भी बने हुए हैं, तो क्या रोल अदा कर रही है पाक आर्मी ताकि इन लोगों की कैपेसिटी बिल्डिंग की जाए, ग्रूमिंग हो? और जब हम देखते हैं मोहब्बत का इज़हार तो हमें मिला है इन लोगों से, तो क्या रोल है अमन के साथ साथ और लोकल कम्युनिटी के साथ इंटरेक्शन का? देखिए, फ़ौजें जो है ना, वो कभी भी अकेले जंगें नहीं जीत सकती, ना लड़ सकती हैं। किसी भी फ़ौज को कामयाब होने के लिए उसकी आवाम की सपोर्ट की ज़रूरत होती है। लीपा जब से 1947 के बाद से अभी तक इसकी आबादी ने हमेशा पाकिस्तान आर्मी को सपोर्ट किया है, और इसी वजह से ये इतनी मुश्किल हालात में रहते हुए, जहाँ पर इन पर दुश्मन के बहुत फायर आता है, ये हमारे साथ जुड़े हुए हैं और हमारा इनका मोहब्बत का रिश्ता है। अभी जिस तरह आपने बात की कि ज़माना अमन में हम इनकी जिस तरह भी आजकल के हालात हैं क्या मदद करते हैं, तो जिस तरह थोड़ी देर पहले आपसे बात हो रही थी कि हम इनकी कैपेसिटी बिल्डिंग कर रहे हैं हर फील्ड के अंदर। एग्री डिपार्टमेंट में अलग कर रहे हैं। रिसेंटली यहाँ पर प्रॉब्लम्स थे ये रोड वगैरह की कंस्ट्रक्शन में, इसमें लीड रोल सिविल गवर्नमेंट का ही होता है। आर्मी बेसिकली इसमें फैसिलिटेशन प्रोवाइड करती है। हम क्योंकि इनके साथ यहाँ पर रह रहे हैं तो हम इनके प्रॉब्लम्स को समझते हैं, और हमारी कोशिश होती है कि इनके प्रॉब्लम्स को हम गवर्नमेंट सेक्टर्स तक पहुँचाएँ, और वो बड़े फोर्थकमिंग है इस मामले में कि वो इन प्रॉब्लम्स को आके रिजॉल्व भी करते हैं। रिसेंटली यहाँ पर जो है अपग्रेडेशन हुई हैं मेजर, जिसके बीच में जो हमारी लाइट FTC है वो बिल्डिंग वगैरह तैयार हुई है। उसके अलावा जो इधर का रूरल हेल्थ सेंटर है अपना, उसकी बड़ा काम हुआ है उसके अंदर। जो एग्री डिपार्टमेंट से मुतल्लिका लाइव स्टॉक के ऊपर हम काम कर रहे हैं मिलकर, यहाँ पर हम लोग वेट कैंप्स इस्टेब्लिश करते हैं। जिस तरह की आपने यहाँ पे पैटर्न देखा है, लोगों के घर हैं दूर दूर तक और सड़कें वहाँ पर कम हैं, तो वहाँ पर क्योंकि तिब्बी सहूलियात मुयस्सर नहीं होती, तो ऐसी जगहों पर हम लोग खिदमत पेट्रोल चलाते हैं, जिसमें हमारे अपने आर्मी के डॉक्टर्स मेडिसिन्स लेकर इनके दूर दराज अफ्तादा इलाकों में जाकर कैंप लगाते हैं, इनके घरों में जाकर इनको इलाज की सहूलत मुहैया करते हैं और मुफ्त दवाइयाँ भी देते हैं। जो हमारी अपनी FTC है, उसका जो रोल है यहाँ पर, वो इस ज़माने में बहुत इंपॉर्टेंट है कि उसको मैं हाईलाइट करूँ। मेजर सर्जरीज़ जो है ना हमारी FTC, हालांकि उनका इससे काम नहीं बनता, लेकिन हमारे पास इतने काबिल डॉक्टर्स मौजूद हैं आर्मी के अपने, कि यहाँ पर मेजर सर्जरीज़ भी वो करते हैं। एक दौर था जब यहाँ पर जो गायनेकोलॉजिस्ट मौजूद ना होने की वजह से फैमिलीज़ को यहाँ से मूव करना पड़ता था। कि जो आपने रास्ते में पूरी सड़क जिस पर आप ट्रैवल करके आए हैं, शेर गली वाला इलाका, इस इलाके में अक्सर अमवात हो जाया करती थी। तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर वैली में एक अपनी गायनेकोलॉजिस्ट है,
तो ये वो सारी चीज़ें हैं जो एक पूरा रास्ता है जिसको हमने अवाम ने और हमने और गवर्नमेंट ने मिल के चला है और इसमें अभी इंशाल्लाह हम मज़ीद काम कर रहे हैं, इसमें मज़ीद इम्प्रूवमेंट्स जैसे आ कि रहे इन्होंने हैं। बताया तो ये है रियल फेस पाक आर्मी का, और यही वो वलवला है, यही वो चाहत है जिसकी वजह से पाक आर्मी की यूनिट चाहे कहीं भी जाए, लीपा हो या फाटा हो या बलूचिस्तान के सेरा डेजर्ट हो या सिंध हो, मोहब्बत इन समेटते हैं जहाँ जहाँ ये जाते हैं। आप हमारे साथ हैं। ये जो है ना बेसिकली मैनुअली सारी की सारी बनाई गई है और ये करीबन 2 सालों का इसके ऊपर पूरा एफर्ट था जिसके बाद ये मुकम्मल की गई है। अच्छा, यानी हाथों से ये हाँ जी, इसमें वो तराश के बनाई गई है और आपके सोल्जर ने बनाई है? जी, ये बेसिकली हमसे पहले यूनिट्स थी, ये जी, जी। 2002 में बनना शुरू हुई थी। अच्छा, और फिर ये 4 में कंप्लीट हुई। ये आपने कहा थी कि इससे पहले जो यूनिट थी उन्होंने बनाई, किस सन में बनाई गई? ये 2002 में इस पर काम स्टार्ट हुआ था और ये 2 सालों की बड़ी शदीद मेहनत के बाद ये कंप्लीट हुई है और इसकी टोटल लेंथ जो है 493 फीट है और जो है ना ये कवर प्रोवाइड करती है दुश्मन की फायर से, क्योंकि ये लोकेशन ऐसी है जिसको दुश्मन 3 अतराफ से इस पर एंगेजमेंट यानी हार्ड लोकेशन है। हार्ड लोकेशन है। तो इसकी इंपॉर्टेंस को देखते हुए, क्योंकि वसाइल उस टाइम पे इतने नहीं थे, अभी तो अल्हम्दुलिल्लाह हमें डिफेंस के लिए बहुत सामान मिलता है जिसको हम तैयार भी करते हैं, तो उस दौर में क्योंकि वसाइल जितने थे उसमें ज़्यादा एफर्ट जो है ना ये मैनुअली की गई है। आप ये देख सकते हैं कि सारे को काट के इसके बीच में से बनाया गया। और ये सेफ है? आप जी, ये बिल्कुल सेफ है अल्हम्दुलिल्लाह। इसने ऑलरेडी जो है ना दुश्मन का फायर बर्दाश्त किया हुआ है। अच्छा, कौन से सन में? ये यानी क्योंकि सीज फायर तो अभी रिसेंटली हुआ है, उससे पहले तो एंगेजमेंट्स चलती रही हैं, तो इसके ऊपर फायर वगैरह आता रहा। ये जो सामने है उन्हीं की पिकेट्स है, ये जो बर्फ जी, बर्फ वो चट्टानें जो आएंगी आपको उससे हम दिखाएंगे, वहाँ पर उनकी पोस्टें हैं, तो इसके ऊपर एंगेजमेंट होती रही है। अच्छा, और बेसिकली इस पर्पस के लिए बनाई गई है कि यहाँ पर किसी भी दुश्मन की तरफ से जो किसी भी किस्म की वो जाहरियत करे तो आपके जवान यहाँ पर महफूज रहें। जी बिल्कुल, इसमें 2 पर्पज़ हैं, एक फायर से बचाव पर्पज़ है, दूसरा ये है कि हम आगे जब जाएंगे तो आपको मैं दिखाऊंगा कि इसके अंदर प्रॉपर लूप होल्स बने हुए हैं। हम इसके अंदर रहते हुए, महफूज रहते हुए दुश्मन की हरकत व सकनात को देख भी सकते हैं और उनको इफेक्टिवली एंगेज भी कर सकते हैं। और यहाँ बैठने की जगह बनी हुई है? ये बेसिकली इस तरह के बीच में हम बनाते हैं, बाज़ का जिस तरह भी टाइम ज़्यादा हो जाए इस पे एमुनेशन भी रखा जा सकता है और बीच में अगर किसी की रेस्ट का पीरियड आ जाए तो ये रेस्ट बीच में की जा सकती है। और अच्छा, इसके मुख्तलिफ इसकी मुख्तलिफ शाखें हैं, पहाड़ के मुख्तलिफ हिस्सों में ये फैली हुई है। हम इस तरफ चलेंगे ताकि जो है ना आपको मैं उधर से दिखा दूँ। तो ये सर बता रहे थे आप मल्टीपर्पज़? जी, ये मल्टीपर्पज़ है, बेसिकली फायर से बचाने के लिए भी है और दूसरा ये है कि इफेक्टिवली दुश्मन की एंगेजमेंट भी की जा सकती है, दुश्मन को ऑब्जर्व भी किया जा सकता है ताकि जो यहाँ पर डिप्लॉयड फोर्स है वो दुश्मन से बचे रहते हुए अपने मकासद भी हासिल कर सके। जी, तो ये बेसिकली है जहाँ से दुश्मन की हरकत और सकनात को मॉनिटर किया जाता है। जी बिल्कुल, ये है, आप देख सकते हैं कि सामने इसमें हमारे पास लूप होल्स बने हुए हैं। इस तरह की इस रिज के अंदर, इस टनल के अंदर मुख्तलिफ जगहों पर मुख्तलिफ अतराफ़ में लूप होल्स मौजूद हैं जिसके ज़रिए जो है ना हम बाहर की जो है ना हरकत व सकनात को देख सकते हैं और इन्हीं लूप होल्स की मदद से हम दुश्मन को एंगेज भी कर सकते हैं। इन्हीं लूप होल की मदद से दुश्मन एंगेज भी होता है। जैसे इस तरफ भी बनी है, वहाँ पर ऑलरेडी बनी हुई हमारा जवान मौजूद है। जी बिल्कुल ऐसी। और आपके पास नाइट विजन और दिन के भी? जी बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास स्टेट ऑफ द आर्ट नाइट विजन डिवाइसेस भी मौजूद हैं और दिन की भी ऑब्जर्वेशन डिवाइसेस मौजूद हैं। अच्छा, दुश्मन कितना मकार है सर? ये क्वेश्चन ज़रा चलें आप, ईद है हम थोड़ा सा वो कर लेते हैं ताकि हमारे देखने वालों को पता चले कि हमारे जवान किस मुश्किल में और किस जगह पर कैसे सर्वाइव कर रहे हैं। उसकी मकारी के बारे में क्या कहेंगे? तमाम तारीख से मालूम है कि दुश्मन जो है ना वो अपने नापाक अज़ाइम के साथ हमेशा जो है ना कश्मीर में भी और पाकिस्तान में भी उसने मुदाखलत की है। अभी उसने बेसिकली एक दूसरी लाइन पकड़ ली है जिसमें वो 5th जनरेशन वॉरफेयर के ज़रिए भी डिसइंफॉर्मेशन फैलाकर जो है ना हमारी अवाम को मुतनफ़र भी साथ कर रहे हैं। तो इस मकासद के बीच में जो है ना वो काफ़ी हद तक कामयाब हो जाता है अगर हम उनकी इस पूरी तहरीक को कामयाब होने देते हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो रिश्ते हैं और जो हमारे नाते हैं, क्योंकि हम इसी मिट्टी के हैं और इसी मिट्टी में वापस जाना है, वो ऐसे हैं
कि जो है ना वो रिश्ता ना तोड़ा जा सकता है और ना ही काटा जा सकता ना ही काटा जा सकता। इस टनल के अंदर ही मुख्तलिफ किस्म की छोटी छोटी पोस्ट बनाई गई हैं जिसके थ्रू नज़र रखी जाती है क्रॉस द बॉर्डर के ऊपर की रीच की तरफ से। जैसे ऊपर स्नोफॉल हमें नज़र आ रही है और वही ऑक्युपाइड इंडियन की वहाँ पर जिन्होंने जबरी कब्जा किया हुआ है सुलगती जन्नत पर उनकी पोस्ट मौजूद हैं। तो यहाँ से भी जवान उनको मॉनिटर कर रहे होते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। इसमें यह है कि क्योंकि जो लोकेशन है इसकी यानी हर लोकेशन की एक पर्पस होता है। बिल्कुल। इसका पर्पस ये है कि अगर दुश्मन उधर से नीचे उतर के आता है तो ये मेन जगह पर मौजूद है जहाँ से हमने उसको रोकना है। वैसे तो हमारी उनकी पोस्ट के सामने भी पोस्टें मौजूद हैं, लेकिन अगर वो किसी चालाकी और सफाकी के साथ या कोई ऐसा हिला बहाना करके उतर आता है किसी तरीके से और कोई और रास्ता इख्तियार कर लेता है जो किसी वजह से ऑब्जर्व ना हुआ हो, तो इसको हम यहाँ से उसको इफेक्टिवली एंगेज भी करते हैं और ऑब्जर्व भी करते हैं। तो जैसे यहाँ से हमारा एक जवान ऑब्जर्व कर रहा है बिल्कुल एलओसी के ऊपर हार्ट ट्री वादी लीपा का ये सेक्टर है और ये जगह है जहाँ पर वो मौजूद है। आप अपनी फैमिली के साथ ईद मना रहे हैं और यही भी आप यही की फैमिली का हिस्सा है जो यहाँ पर नजर रखे हुए है दुश्मन की मकारी पर। जी करण साहब बताइएगा इस पॉइंट के बारे में। सामने हमें बर्फ पोस्ट चोटियां नजर आ रही हैं और कहा जा रहा है कि यहाँ पर इंडियन की भी पोस्ट हैं और हमारी भी पोस्ट हैं। पूरे लीपा सेक्टर के अंदर जो पोस्टें हैं उनकी तरतीब ऐसी है कि ज़्यादातर पोस्टें दुश्मन के पास डोमिनेटिंग हाइट्स पे हैं, लेकिन उनके सामने हमारी पोस्टें मौजूद हैं। जो कम से कम फासला है वो 18 मीटर से स्टार्ट होता है और इसमें कुछ पोस्टें हैं जिनका फासला इससे बढ़ भी जाता है, यानी 200 मीटर, 100 मीटर और कुछ 500 मीटर तक भी है। एलओसी की जनरल अलाइनमेंट जो है ये यहाँ पे जो साथ आपको पहाड़ नज़र आ रहा है ये हमारे पास है और ये इसके बीच में से गुजरती है। ये जो सामने बड़ा पहाड़ नज़र आ रहा है इसके दरमियान से होती हुई फिर ये पीछे जो सफ़ेद पोश पहाड़ जो इस वक्त बादलों में छुपा हुआ है इसके ऊपर से होती हुई गुजरती है और फिर उस पहाड़ से दूसरी तरफ निकल जाती है। एलओसी बेसिकली जो है ना उसकी क्योंकि ऐसा डिमार्केटेड कोई स्ट्रक्चर नहीं है ज़मीन के ऊपर, तो इसकी अलाइनमेंट जो है ना हम इसको जनरली अपनी पोस्टों के दरमियान के एरिया को उससे ड्रा करते हैं। अच्छा, कहीं वो हाइट पर हैं, कहीं किसी जगह पर हम हाइट्स पर हैं, ऐसी पिकेट्स जी ऐसे ही है, आमने सामने है। जी ऐसे ही है। बहुत सारी जगहों पे वो हाइट्स पे हैं, बहुत सारी जगहों पे हमारी भी पोस्टें पे हैं। इसमें ये होता है कि इस जो इफेक्ट को है ना हम मिटिगेट कर लेते होते हैं। हम अपने उसमें इफेक्ट को इस तरह मिटिगेट करते हैं कि जिन पोस्टों पर उनका यानी डोमिनेशन है हमारी पोस्टों के ऊपर, तो जो पोस्टें हमारी डोमिनेट कर रही होती हैं हम उनको उसके ज़रिए जो है ना उनके ऊपर कार्रवाई करते हैं। तो उसमें ये होता है कि हम उनको यूनिफाइड फ्रंट में हमेशा मिलते हैं और बैलेंस भी रहता है। बैलेंस रहता है, बैलेंस। और हमारे जवानों का ज़ाहिर है जज्बा तो एक ज़ाहिर है एक मुस्लिम का जज्बा और जहाद का जब जज्बा हो फाइट का तो वो तो 4 गुना कहीं ज़्यादा होता है। बिल्कुल ऐसी है। देखें हमारे लिए जो शहादत है वो तो हमारा मतलूब भी है और मकसूद भी है। तो हमारे लिए जो है ना शहादत की मौत कोई बुरी बात नहीं है, बल्कि वो तो एक ऐसा सौदा है जिसके लिए हम सारे के सारे तैयार। अच्छा, सबसे कम पोस्ट का डिस्टेंस कितना है? 18 मीटर। 18 मीटर जी। 18 मीटर के फासले के ऊपर आपके भाई, आपके बेटे और कौम के जवान दुश्मन के सामने खड़े हैं। इनके जो हौसले हैं इन बुलंदो बाला पहाड़ों से कई गुना बुलंद हैं जो कश्मीर के और आपके लीपा के नज़र आ रहे हैं। इनको चाहिए सिर्फ़ और सिर्फ आपकी दुआएं और आपका प्यार। ये था आज का ईद शो। आप हमें दुआ में याद रखिए। नसीर अब्बासी को लीपा के इस सेक्टर से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।